क्लास 9th और क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट एंड कंटिन्यूड वीडियो लेक्चर ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ऑफ अ वेरी कॉमन टॉपिक टू बोथ 9th एंड 11th। जी हाँ, वो सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने इससे पहले मेरा 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए यूनिट जिसका नाम है फिजिक्स की बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, उसमें चल रहे एक बहुत ही प्यारे टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अगर उसका वीडियो लेक्चर देखा है तो जरूर बखूबी आपको आज का वीडियो लेक्चर भी समझ आएगा, क्योंकि आज का वीडियो लेक्चर मैंने वादा किया था कि मैं लेकर आऊंगा। अपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर को खत्म करते करते मैंने बताया था कि मैं एक वीडियो लेक्चर लेकर आऊंगा जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा न्यूमेरिकल्स की और आपको मैं पढ़ाऊंगा कुछ एप्लीकेशंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो अगर किसी 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट ने इससे पहले वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक गिवन है, और बाकी फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन यूनिट के बेसिक जो वीडियोस मैंने दिए हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, वो 9th क्लास और 11th क्लास दोनों में ही बखूबी सेम टू सेम काम आते हैं, उन्हें भी देखना ना भूलें। तो चलिए, आज का वीडियो लेक्चर देखने से पहले आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। क्या पता होना चाहिए? मतलब आज के वीडियो को देखने से पहले जो बेसिक ज्ञान, आई रिपीट माय सेंटेंस, जो बेसिक ज्ञान आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक ज्ञान आपको पता होना चाहिए, जो बेसिक ज्ञान आपको पता होना चाहिए वो क्या है? तो जो बेसिक ज्ञान आपको पता होना चाहिए वो है हमारा बहुत ही प्यारा टॉपिक जिसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बिल्कुल सही आपने सुना, ये हमारे टॉपिक का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसके अनुसार आई रिपीट माय सेंटेंस, इसके अनुसार किसी भी, आई रिपीट माय सेंटेंस, किसी भी कॉलिजन के दौरान, कॉलिजन मतलब टक्कर, किसी भी कॉलिजन के दौरान याद रखे टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। याद रखे टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। याद रखे, ये बात बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये बात आपको बिल्कुल भी भूलनी नहीं है और याद रखनी है। तो पहली बॉडी का मास, पहली बॉडी की गति, दूसरी बॉडी का मास, दूसरी बॉडी की गति, टोटल मोमेंटम टक्कर खाने से पहले इज इक्वल टू पहली बॉडी का मास, पहली बॉडी की गति, दूसरी बॉडी का मास, दूसरी बॉडी की गति, टोटल मोमेंटम टक्कर खाने के बाद। इसे कहते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन, इसे कहते हैं टोटल मोमेंटम बिफोर कॉलिजन। और आज के वीडियो लेक्चर में मैं इस टॉपिक की आपको एप्लीकेशन पढ़ा रहा हूं और इसे कहते हैं टोटल मोमेंटम आफ्टर कॉलिजन। इसकी एज सच कोई बहुत सारी एप्लीकेशन नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है द कॉन्सेप्ट ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन इज द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। बिल्कुल सही आपने मेरे प्यारे प्यारे बच्चों सुना। अब सवाल ये आता है कि सर, आप ऑलरेडी बता चुके हो कि फिजिक्स की दुनिया में, चाहे वो आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो या आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, ये बात मैं आपको बखूबी बता चुका हूं कि जब भी दो बॉडीज की आपस में टक्कर होती है तो वो टक्कर दो तरह की होगी। और आपने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में लाइव एग्जांपल्स देख लिए होंगे टक्कर खाने वाले, कि कैसे दो बॉडीज आपस में टक्कर खा सकती हैं। कुछ चीजें सामने से टक्कर खाती हैं, कुछ चीजें पीछे से टक्कर खाती हैं, कुछ चीजें एक ही दिशा में जाने के दौरान टक्कर खाती हैं, और कुछ चीजों की टक्कर कुछ इस प्रकार होती है कि कोई ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा होता है और कोई ऑब्जेक्ट यहां से आ रहा होता है। मैंने आपको हमेशा बताया है कि ऑल द ऑब्जेक्ट विच आर मूविंग टूवर्ड्स राइट
राइट मतलब आपका राइट, जो भी राइट की तरफ जा रहा है टूवर्ड्स राइट, क्योंकि आपका राइट यहां है, मेरा लेफ्ट आपका राइट है, इसलिए मैं यहां बोल रहा हूं टूवर्ड्स राइट, यानी जो भी ऑब्जेक्ट्स राइट की तरफ जा रहे हैं उनकी वेलोसिटी हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, लेकिन जो भी ऑब्जेक्ट्स लेफ्ट की तरफ जाते हैं उनकी वेलोसिटी हमेशा नेगेटिव लेते हैं। ये बात न्यूमेरिकल में मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी बखूबी बताई है, और ये बात आज के वीडियो लेक्चर में भी मैं बताऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं बताऊंगा एक और बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का मतलब क्या है? रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन का बहुत अलग मतलब निकालने की कोशिश मत करना, सिंपल सा फंडा बताता हूं। ये देखो, फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि अगर आप मेरे हाथ में बंदूक देख रहे हैं, फॉर एग्जांपल जब मैं बंदूक चलाऊंगा तो मुझे बताओ कि बंदूक चलाने का कौन सा तरीका सही है। पहला तरीका डिस्क्या डिस्क्या, दूसरा तरीका डिस्क्या डिस्क्या। आपको दूसरा तरीका ज्यादा अच्छा लगेगा। एक बच्चा कहता है क्यों, जबरदस्ती है क्या कि बंदूक चलाते समय ऐसे झटका खाना जरूरी है? यार बंदूक चलाओ या तोप का गोला चलाओ, उसे एक झटका पीछे जरूर लगता है। यानी तोप का गोला या बंदूक का बुलेट आगे चला गया, लेकिन बंदूक को झटका कहां लगा? पीछे लगा। तो बुलेट की गति कहां ले जा रही है? उसे आगे। बंदूक की गति कहां ले जा रही है? उसे पीछे, क्योंकि बुलेट की गति उसे आगे ले जा रही है और बंदूक की गति उसे पीछे ले जा रही है। कैसा होता होगा ये चीज और कैसे दिखती है ये चीज? आइए एक बार मैं आपको लाइव दिखाता हूं, फिर आपको समझ आएगा कि रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ तोप या रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ कैनन का मतलब क्या है। मैं जो आपको अब क्लिपिंग दिखाने वाला हूं, उस क्लिपिंग में आपको दिखेगा कि कैसे बंदूक चलाने पर बंदूक चलाने वाले को एक झटका पीछे लगता है। अब बंदूक चलाने वाले को झटका पीछे इससे लगता है क्योंकि उसके हाथ में बंदूक है, तो झटका किसे लगा? बंदूक को लगा। बंदूक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गन। पीछे कौन आया? गन। तो वेलोसिटी किसकी? गन की। कहां आने की? पीछे आने की। और इस पीछे आने को इंग्लिश में कहा गया है रिकॉइल। दैट इज व्हाई इस वेलोसिटी को कहा जाता है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। जरा एक बार एग्जांपल्स, लाइव एग्जांपल्स पे नजर डालें। Cool. Alright. Did you hit your... तो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि कैसे बंदूक चलाने पर बंदूक को झटका पीछे की तरफ लगता है, कैसे तोप चलाने पर तोप को झटका पीछे की तरफ लगता है, कैसे रिकॉइल होता है गन का। तो फिर सोचना क्या, चलिए आइए समझते हैं कि अगर एक बंदूक को झटका लगा तो उसकी रिकॉइल वेलोसिटी क्या होगी। इसकी एक छोटी सी डेरिवेशन है जो क्लास 9 और क्लास 11 दोनों ही स्टूडेंट्स के भरपूर काम आती है, और इसे कहा जाता है डेरिवेशन ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। बहुत प्यारी डेरिवेशन है, इसे कहा जाता है डेरिवेशन ऑफ रिकॉइल, डेरिवेशन ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, इसे कहा जाता है डेरिवेशन ऑफ रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। देखिए ये हमारे पास एक बंदूक है और इस बंदूक में मान लीजिए कि ये एक बुलेट है फॉर एग्जांपल, और बंदूक का मतलब जानते हैं ना, गन। तो गन का जो मास है वो मैंने मान लिया m1, बुलेट का मास मैंने मान लिया m2, बंदूक की इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान ली u1, और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी मैंने मान ली u2। आपके सामने जब बंदूक चलेगी, ये सिचुएशन है बिफोर
फायरिंग की, ये सिचुएशन है बिफोर फायरिंग की। तो बिफोर फायरिंग अगर कोई मुझसे पूछे भाई व्हाट इज द टोटल मोमेंटम, तो मैं सीधा सीधा कह दूंगा बंदूक का मास, बंदूक की गति, बुलेट का मास, बुलेट की गति, बिफोर फायरिंग। अब फायरिंग के बाद क्या होगा? फायरिंग के बाद होगा ये कि इस बंदूक को पीछे की तरफ झटका लगेगा और जो बुलेट है वो आगे निकल गया। तो बुलेट जब आगे गया तो उसकी वेलोसिटी यहां पे u2 थी, तो यहां जाके बुलेट की वेलोसिटी हो गई v2। बंदूक की इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, तो जब बंदूक पीछे आई तो उसकी वेलोसिटी हो गई v1। इसे कहा जाएगा फाइनल वेलोसिटी या सिंपल वेलोसिटी, वेलोसिटी विद विच बुलेट इज फायर्ड, वेलोसिटी विद विच बुलेट इज फायर्ड। ये वो गति है जिससे बुलेट चला। और मुझे इसे फाइनल नहीं बोलूंगा, इसे बोलूंगा वेलोसिटी विद विच, आई रिपीट माय सेंटेंस, वेलोसिटी विद विच गन रिकॉइल्स, वेलोसिटी विद विच गन रिकॉइल्स बैक। ये सारी कहानी आफ्टर फायरिंग की कहानी है, ये सारी कहानी आफ्टर फायरिंग की कहानी है। देख लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आफ्टर फायरिंग अगर कोई मुझसे पूछता है कि टोटल मोमेंटम क्या होगा, तो टोटल मोमेंटम होगा बंदूक का मास, बंदूक की गति, बुलेट का मास, बुलेट की गति। देख लीजिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मुझे साफ साफ लिखना चाहिए दैट टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग शुड बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। पहले देख लो, ये हमेशा याद रखना, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग विल बी इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। देयरफॉर बंदूक का मास, बंदूक की गति, बुलेट का मास, बुलेट की गति इज इक्वल टू बंदूक का मास, बंदूक की गति, बुलेट का मास, बुलेट की गति। देखो अब इनिशियली तो बंदूक भी रेस्ट पे थी और बुलेट भी रेस्ट पे था, तो u1 भी जीरो था, u1 भी जीरो था और u2 भी जीरो था, तो ये हो गया जीरो इज इक्वल टू बंदूक का मास, बंदूक की गति, बुलेट का मास, बुलेट की गति। हमें मतलब इससे, तो इसे इधर लेकर आऊंगा, माइनस m2v2 अपॉन m1 इज इक्वल टू v1। पहले देखो कि मैंने किया क्या है, पहले समझो, इनफैक्ट मैं कह रहा हूं पहले देखो कि मैंने किया क्या है। मैंने साफ साफ शब्दों में लिखा है दैट v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2 अपॉन m1। आप चाहें तो मैं इसे दोबारा लिख सकता हूं, दिस एक्सप्रेशन कम्स आउट टू बी v1 इज इक्वल टू माइनस m2v2 डिवाइडेड बाय m1 is the expression of the recoil velocity of gun। यानी ये वो गति है जिस गति से I repeat my sentence, जिस गति से बंदूक पीछे आई, अब एक बच्चा बोला सर डू आई रियली नीड टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला। मेरी एडवाइस क्या है, चाहे आप स्टूडेंट क्लास 9th के हो, चाहे आप स्टूडेंट क्लास 11th के हो, डोंट इवन रटोफाई, डोंट इवन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। आपको न्यूमेरिकल इंटरप्रेट करना आना चाहिए, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है वो समझ आना चाहिए। ऑटोमेटिकली न्यूमेरिकल में यही फॉर्मूला है। आपको बस एक ही चीज याद रखनी है, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2, बस ये मत भूलो। लेकिन ये फिर क्यों बताया, एक बच्चा बोला जब याद नहीं रखना तो फिर बताया क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि डेरिवेशन एग्जाम में पूछी जाती है। कहा जाता है कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। अब आप ध्यान से देखो, रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन में आंसर जो आ रहा है उसका साइन क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, नेगेटिव का मतलब टूवर्ड्स ऑपोजिट डायरेक्शन। यानी अगर बुलेट यहां गया तो बंदूक को झटका पीछे, अगर बुलेट यहां गया तो बंदूक को झटका पीछे। समझ पा रहे हो ना, कॉन्सेप्ट पकड़ पा रहे हो ना? यही चीज आपको अपने दिमाग में बिठानी है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि सिर्फ इतने से मत सेटिस्फाई हो जाना। आओ
डियर क्लास 9th और क्लास 11th के स्टूडेंट, मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराता हूं। फिलहाल जो मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं वो क्लास 9th की एनसीईआरटी में से करा रहा हूं। तो अगर आप ये वीडियो देखते समय अपने साथ एनसीईआरटी लेके बैठ जाओगे तो बहुत फायदे में रहोगे, ताकि आपको पता चले कि मैं कौन सा क्वेश्चन करा रहा हूं, और अगर आपके सामने वो क्वेश्चन होगा तो आपके लिए आसानी होगी। चाहे आप स्टूडेंट क्लास 9th के, चाहे आप स्टूडेंट क्लास 11th के, न्यूमेरिकल का लेवल सेम रहता है। ऐसा नहीं है कि लेवल में जाके कोई न्यूमेरिकल का लेवल बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, नहीं। 11th के न्यूमेरिकल 9th वाले बच्चे कर सकते हैं, 9th वाले बच्चे 11th के न्यूमेरिकल कर सकते हैं। इस टॉपिक के लिए तो खास कर। तो चलिए विदाउट एनी डिले हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। मैंने इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में भी कुछ न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कराई थी। और आज के इस वीडियो लेक्चर में कराने जा रहा हूं प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ये मेरा तरीका है शॉर्ट फॉर्म में लिखने का, आप मत लिखिएगा, ठीक है। और हम अभी फिलहाल जो किताब फॉलो कर रहे हैं 9th क्लास की एनसीईआरटी, 9th क्लास की एनसीईआरटी में अपने साथ लेकर बैठा हूं, और 9th क्लास की एनसीईआरटी से मैं कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। तो मेरे सामने मैंने एनसीईआरटी ओपन कर ली है, और एनसीईआरटी में पेज नंबर 124 का एग्जाम्पल 9.6, पेज 124 का एग्जाम्पल 9.6 क्या कहता है? ये कहता है, क्वेश्चन देखिए मैं लिख रहा हूं ताकि आपको समझ आए। अ बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज फायर्ड विद वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड from a pistol of mass 2 kg। क्वेश्चन ने कहा है find the recoil velocity of pistol कह लीजिए या गन कह लीजिए। साइड में रख देता हूं किताब और आपको सीधा इस न्यूमेरिकल को इंटरप्रेट करना सिखाता हूं, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना सिखाता हूं। डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत सिंपल है। एनसीईआरटी में क्या दिया उसे देखना भी मत, मैंने क्या सिखाया बस उस पर फोकस करो। मैंने सिखाया कि भाई जब बंदूक होती है, बंदूक में बुलेट होता है, बंदूक का मास m1 होता है, बुलेट का मास m2 होता है, बंदूक का इनिशियल वेलोसिटी u1, बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी u2। ये फायरिंग से पहले तो बंदूक का मास, बंदूक की गति, बुलेट का मास, बुलेट की गति, ये क्या है? फायरिंग से पहले का टोटल मोमेंटम, ये मैंने आपको सिखाया बेसिक चीज। यस और नो? अब बुलेट चला दिया, जब बुलेट चला दिया तो बुलेट चलाने के बाद बंदूक को झटका पीछे लगा, तो बंदूक की इनिशियल वेलोसिटी u1 थी, तो बंदूक को v1 मिला रिकॉइल वेलोसिटी। हमें बंदूक की रिकॉइल वेलोसिटी निकालनी है। बुलेट जिस गति से आगे गया वो बुलेट की वो गति जिससे उसे फायर किया गया, तो क्या गति है बुलेट की जिससे उसको फायर किया गया? 150 मीटर पर सेकेंड। तो v2 इज 150 मीटर पर सेकेंड। बुलेट तेरा मास कितना है? बुलेट का मास m2 इज 20 ग्राम। बंदूक तेरा मास कितना है? बंदूक का मास m1 इज 2 kg। पहले देखो, आपको साफ साफ नजर आना चाहिए कि क्या मैंने क्वेश्चन के डाटा को सही इंटरप्रेट किया है। अगर क्वेश्चन का डाटा सही इंटरप्रेट हुआ है, अगर क्वेश्चन के डाटा को सही से बोर्ड पे लिखा गया है, तो आपको ये क्वेश्चन करने और समझने से अब कोई नहीं रोक सकता। सिंपल। एक बच्चा कहता है सर सीधा सीधा फॉर्मूला लगा लो ना, मुझे याद ही नहीं है, तो मैं तो नहीं लगाऊंगा। हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट अकॉर्डिंग टू या सिंपल शब्दों में लिखूं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर फायरिंग। ये शॉर्ट फॉर्म मैं लिख रहा हूं, आप मत लिखिएगा प्लीज।
बंदूक का मास, बंदूक की गति, बुलेट का मास, बुलेट की गति, बंदूक का मास, बंदूक की गति, बुलेट का मास, बुलेट की गति। ये तो 0 है। बंदूक का मास कितना? 2 किलो। बंदूक की गति कितनी? नहीं पता। बुलेट का मास कितना? 20 ग्राम। बुलेट की गति कितनी? 150 मीटर पर सेकेंड। ग्राम को केजी में चेंज किया, 1000 लगाया, काटा 200, 250 जा 150। देखिए, घूरिए, समझिए। कोई डाउट है तो पूछिए। यहां पे लिख रहा हूं 0 इज इक्वल टू 2 kg मल्टीप्लाइड बाय V1 और प्लस 150 तो ऊपर आ गया हमारे पास, यस और नो? 150 बटा 50 कैंसल 5 1 जा 5 3 जा, तो आपके सामने ये आ गया। तो दिस कम्स आउट टू बी हमारे सामने 2 kg इंटू V1 प्लस हमारे पास आ चुका है 3 या 3 हो जाएगा, तो -3 इज इक्वल टू 2 kg इंटू V1, तो -3 बटा 2 इज इक्वल टू V1, या सिंपल शब्दों में कहूं V1 comes out to be -1.5 मीटर पर सेकेंड। पहले देखो, फिर मैं कहता हूं कि घूरो। अगर कोई डाउट आए तो पूछो, और अगर आपके सामने है एनसीईआरटी तो मैं तो कहता हूं आंसर टैली करो। दिस इज द आंसर ऑफ द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, एनसीईआरटी के पेज नंबर 124 का एग्जाम्पल 9.6 मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है। सिलसिला रुकने नहीं वाला है, सिलसिला चलता जाएगा। आइए एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.7 आपको प्रैक्टिस कराता हूं। अगर ये समझ आ गया तो एग्जाम्पल 9.7 बच्चों का खेल है। देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 9.7 क्या कहता है? एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 9.7, माय डियर क्लास 9 एंड क्लास 11 के स्टूडेंट, क्योंकि 11th के बच्चों के लिए मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं तो आपको परेशान नहीं होना चाहिए। एनसीईआरटी में पेज नंबर 125 पे एग्जाम्पल 9.7 क्या कहता है? क्वेश्चन कह रहा है अ गर्ल ऑफ मास 40 kg jumps with a velocity, horizontal velocity, horizontal मतलब सीधा आ रही है, jumps with a horizontal velocity of 5 meter per second onto a stationary cart, stationary cart मतलब कोई बैलगाड़ी टाइप है, ठीक है। And the mass of cart is 3 kg। कार्ट का मास है 3 kg। क्वेश्चन ने कहा है find the velocity of girl as the cart starts moving। लड़की की गति क्या होगी जैसे ही कार्ट मूव करना शुरू कर देती है? गौर से देखिए, मैं पूरा क्वेश्चन आपको इंटरप्रेट करना सिखा रहा हूं। पहले क्वेश्चन इंटरप्रेट करो। भाई एक लड़की आई, मान लीजिए कि हमारे पास ये एक छोटा सा कार्ट है, फॉर एग्जांपल ये इस तरह से कोई कार्ट है फॉर एग्जांपल, और ये कार्ट है, ठीक है जी। और लड़की आई यहां से दौड़ी गर्ल, लड़की आ रही है, ये एथलीट, ये अब आपको लड़का लग रहा है, कोई बात नहीं, चलो उसके बाद आए। लड़की आई और लड़की इसमें जंप कर गई। जब लड़की इसमें जंप कर गई तो इसमें जंप करके लड़की यहां बैठ गई, और जंप करने के बाद अब ये कार्ट आगे जा रहा है। देखो सिचुएशन समझ आनी चाहिए। तो लड़की, गर्ल का मास m1, कार्ट का मास m2, गर्ल की इनिशियल वेलोसिटी u1 और कार्ट की इनिशियल वेलोसिटी u2। जब लड़की इसमें बैठ गई तो ऑब्वियस सी बात है, जब लड़की इसमें बैठ गई तो दोनों लड़की और कार्ट अब एक साथ आगे जा रहे हैं, यानी दोनों की कॉमन वेलोसिटी है, दोनों की कॉमन वेलोसिटी होगी। बहुत सिंपल शब्दों में
हम कह सकते हैं यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर जंपिंग, जंपिंग से पहले, जब तक लड़की ने जंप नहीं किया था, जंपिंग से पहले, उसके बाद जब लड़की जंप करके कार्ट में बैठ गई, तो टोटल मोमेंटम आफ्टर जंपिंग, चाहे आप कोलिजन की बात करिए चाहे आप जंपिंग की बात करिए, तो देखो लड़की का मास, लड़की की गति, कार्ट का मास, कार्ट की गति, लड़की का मास, लड़की की गति, कार्ट का मास, कार्ट की गति। देखो मैंने जंपिंग के बाद लड़की की गति और कार्ट की गति दोनों को v कर दिया, क्योंकि दोनों सेम गति से जा रहे हैं। जब तक लड़की कूदी नहीं थी तब तक कार्ट रेस्ट पे था, यानी कार्ट वाज इनिशियली एट रेस्ट, कार्ट रेस्ट पे था, यानी जब लड़की हवा में कूद रही थी या जैसे भी इसमें आ रही थी कार्ट रेस्ट पर था। अगर कार्ट रेस्ट पे था तो लड़की का मास कितना, 40 किलो की लड़की कितनी गति से आई, 5 मीटर पर सेकंड से आई, और 3 किलो के कार्ट पे द मास ऑफ कार्ट इज 3 kg। भाई क्या वाकई में कार्ट का मास 3 kg है? हाँ भाई ऑब्वियसली बात है, इतना हल्का कार्ट है तो कायदे से टूट जाना चाहिए, लेकिन कोई बात नहीं, क्वेश्चन है कार्ट रेस्ट पर है, इज इक्वल टू मास ऑफ लड़की, गति ऑफ लड़की, गति ऑफ लड़की प्लस मास ऑफ कार्ट और गति ऑफ कार्ट। पहले देखो मैंने लिखा क्या है, आपको पल्ले पढ़ना चाहिए, अगर पल्ले ही नहीं पड़ेगा तो क्या फायदा। पहले देखो मैंने लिखा क्या है, अगर इतना आपको समझ आ रहा है तो समझो आपका काम आसान हो रहा है। अब देखो 40 kg इंटू 5 ये हो गया हमारे पास 200 kg मीटर पर सेकेंड प्लस 3 kg इंटू 0, क्योंकि कार्ट का मोमेंटम लड़की के जंप करने से पहले 0 था, इज इक्वल टू मास ऑफ लड़की, गति ऑफ लड़की, मास ऑफ कार्ट, गति ऑफ कार्ट। अब मुझे बताओ आगे कौन जा रहा है, कार्ट, लड़की या दोनों एक साथ? दोनों एक साथ। क्या सिर्फ कार्ट आगे जा रहा है? नहीं, कार्ट समझते हो ना, एक बैलगाड़ी टाइप, एक बैलगाड़ी रिक्शा टाइप हो गया, ठीक है, जिसमें सब्जी बेचने आते हैं, आपने देखा होगा। तो 200 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v। तो 200 इज इक्वल टू m1, मास ऑफ कार्ट कितना 3 kg, मास ऑफ गर्ल कितना 40, तो 43 kg मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी, तो आ गया 200 kg मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 43 kg इंटू v। kg से kg कैंसिल, पहले देखो फिर घूरो, आ जाए मन में कोई सवाल आप मुझसे पूछो। तो आ गया मेरे पास 200 डिवाइड बाय 43 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी। देखो फिर मैं कहता हूं कि घूरो, है कोई डाउट तो मुझसे पूछो, और 200 को 43 से डिवाइड करो, जब डिवाइड करोगे तो दिस आंसर कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली जो मुझे किताब में दिख रहा है, किताब से मैं देख कर आया हूं 4.65 मीटर पर सेकेंड। मैंने टैली किया है ना, इसलिए तो किताब से देखा। देखो घूरो, है मन में कोई सवाल तो पूछो, देखो घूरो, है मन में कोई सवाल तो पूछो। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माय डियर क्लास 10th के ना क्लास 9th के एंड क्लास 11th के प्यारे प्यारे बच्चों, क्योंकि 9th और 11th के बच्चों का ये कॉमन टॉपिक है। दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 एग्जांपल एनसीईआरटी के मैंने आपको प्रैक्टिस करा दी है, 9.6 एंड 9.7। अब ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आप नहीं कर सकते, अब ऐसा कोई न्यूमेरिकल नहीं है जिसे शायद आप इंटरप्रेट ना कर पाओ। कोई भी न्यूमेरिकल आए, खास करके एनसीईआरटी की बात कर रहा हूं बच्चों, 9th वाले बच्चों, एनसीईआरटी के अंदर सॉल्यूशन तो बिल्कुल मत देखना, वहां पता नहीं उन्होंने क्या कर रखा है। जो मैंने है सिखाया वो करो, जो न्यूमेरिकल मैं दे रहा हूं वो करो, जो मैं समझा रहा हूं वो समझो, और क्वेश्चंस को बिंदास अटेम्प्ट करो। फायदा आपको तभी मिलेगा, आप चाहे 9th के स्टूडेंट है या 11th के स्टूडेंट है। तो इस वीडियो लेक्चर में जितना भी मैंने आपको ज्ञान दिया, इस ज्ञान के बेसिस पे आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। और मुझे अब ये कहने में जरा भी
खेद नहीं होगा या जरा भी हेजिटेशन नहीं होगी कि 9th क्लास के लिए लॉज ऑफ मोशन खत्म हो चुका है, 9th क्लास के लिए। लेकिन अगर कोई 11th क्लास का बच्चा मेरा ये वीडियो देख रहा था तो अब 11th क्लास का हाई लेवल लॉज ऑफ मोशन शुरू होगा। लेकिन 11th क्लास के बच्चों का लॉज ऑफ मोशन में इतना सिलेबस ऑफ 9th क्लास हूबहू जरूर आता है। तो डियर 9th क्लास के बच्चों, आपका लॉज ऑफ मोशन खत्म हो चुका है, लेकिन 11th क्लास के बच्चों आपका लॉज ऑफ मोशन का इंट्रोडक्टरी बेसिक पार्ट खत्म हो चुका है। तो दिस इज द लास्ट वीडियो लेक्चर फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, but this is not the last video lecture for students of class 11th. क्लास 11th के लिए लॉस ऑफ मोशन में भी बहुत कुछ है जो आएगा, मैं पढ़ाऊंगा और आपको समझ आएगा। तो 9th क्लास के लिए हमारी फिजिक्स की यूनिट नंबर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन खत्म। इस वीडियो लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ शेयर करना ना भूलें, पढ़ाई करना ना भूलें, प्रैक्टिस करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं और अपना टाइम वेस्ट ना करें। आपका कीमती वक्त आपने दिया, उसके लिए थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स।